नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। न्यूज अपडेट में हम आपको बताएंगे देश और प्रदेश की तमाम खबरें जो काफी अहम रही हैं। लगातार आपको खबरों से हम टीवी 24 पर अपडेट करते हैं और न्यूज अपडेट भी हमारे इसी सेगमेंट का एक अहम हिस्सा है। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे सबसे पहली खबर की। तो पहली खबर आ रही है, आपको बता दें, बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां चुनाव में पैसे बांटते हुए बीजेपी पार्षद प्रत्याशी को पकड़ा गया है। और इस खबर को भी हम लेंगे, लेकिन उसके पहले हम जिक्र करेंगे चमोली का, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्योतिर्मठ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन शुरू हो गया है। यह आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पर्यावरण संवर्धन में सूचना, शिक्षा और संचार की भूमिका पर आधारित है, जिसमें देश के अलग अलग राज्य, बिहार, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक रिसर्च पेपर्स मेल से पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर उदय सिंह ने किया। रामनगर नगर पालिका के कार्यालय में मौजूद प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ एक व्यक्ति ने अभद्रता व गाली गलौज की। इसके विरोध में समस्त कर्मचारियों ने पालिका में तालेबंदी करने के साथ ही धरना प्रदर्शन किया। पीड़ित कर्मचारियों ने पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें, कर्मचारियों के आंदोलन को पालिका के सभासदों ने भी अपना समर्थन दिया है। घटना के विरोध में पालिका के सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। मैं अभी आया तो मेरे संज्ञान में आया, लल्ला जी हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ के बहुत पुराने कर्मचारी हैं। उनके सामने एक फुटबॉलर हैं कोई साहित नाम से, उनके द्वारा अभद्रता की गई। जो नगर पालिका है, हम सभासद हैं, ये सब एक परिवारजन है। हमारे परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई अभद्रता करता है तो हम सभासद, वार्ड मेंबर और ये सब कर्मचारी सफाई कर्मचारी एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे और हमने उनको आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। पूरा मामला ये मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद मेरे साथ मेरे वाहन चालक श्री फरीद अहमद कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद में शाहिद पुत्र श्री हाफिज सईद आए। मैंने उनसे ये कहा कि शाहिद भाई क्या हाल है, इतना कहना था। उन्होंने गाली बकना और मुझे जान से मारने की धमकी दी। पर्वतीय कृषक कृषि बागवानी उद्यमी संगठन ने पौड़ी के जिला पंचायत सभागार में कृषकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद जिले में 3 इकाई का गठन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्वतीय जिले में किसानों को जंग जागरूकता के माध्यम से विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना है। साथ ही पर्वतीय किसानों की आजीविका को बढ़ाने का काम किया जाना है। वहीं इस मौके पर संगठन के प्रदेश सचिव दीपक कारकेती ने बताया कि उत्तराखंड में लगातार उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। इसी को लेकर पर्वतीय किसानों को एकजुट किया जा रहा है, जिससे विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके। प्रदेश में अभी हम लोग पर्वतीय कृषक कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन की जो जिला इकाइयों के गठन की बैठक है वो हमने की है। कल हमने रुद्रप्रयाग जिले में बैठक की थी, जहां पर रुद्रप्रयाग के जितने भी कृषक, बागवान और उद्यमी बंधु हैं उनकी हमने एक जिला इकाई गठन की थी। आज हम लोग पौड़ी जिले में आए हैं। पौड़ी की हम लोग 3 जिला इकाइयाँ बना रहे हैं, क्योंकि अपने आप में 15 ब्लॉक सबसे बड़ा प्रदेश में जो है जिला है। इसमें हम लोग एक पौड़ी को ले रहे हैं, एक बिरोखाल है, एक आपका दुगड्डा। 3 जिला इकाइयों का हम लोग गठन करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार कृषि में, बागवानी में, पशुपालन में, इन विभागों में हमारे कृषक एकत्रित नहीं होने, संगठित नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। करोड़ों के भ्रष्टाचार का हमने खुलासा बीच में उद्यान विभाग में किया था, जिसमें अभी सीबीआई जांच भी चल रही है और वर्तमान में भी वो इस प्रकार के करप्शन करते जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई पहल की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से हफ्ते के 7 दिन अस्पताल के सभी बेड के लिए अलग अलग रंग की चादर इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने फरवरी और मार्च के महीने के लिए लक्ष्य रखा है कि सभी जिला अस्पतालों में सभी दिन अलग रंग की चादरें बिछाई जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि मरीज के तीमारदारों के ठहरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर काम किया जा रहा है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, फरवरी और मार्च के महीने का हमने टारगेट दिया है कि हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, पर डे की जो है कलर चेंज होगा चादर का, नई चादर आएगी।
एक जो मरीजों के साथ तीमरदार आते हैं उनके लिए भी हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे भी आशाओं के लिए अब हमने आशा घर अलग बना दिया है यहाँ पे, वैसे तीमरदारों के लिए भी कई बार लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर देगी। देखिए आप देख रहे होंगे कि रुड़की से खबर है, जहां के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के इमली खेड़ा में पीर बाबा के पास तेज रफ्तार खनन के डंपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार महिला एडवोकेट गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि भगवानपुर तहसील के दरियापुर गांव में काफी लंबे समय से खनन चल रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण और किसान भी लगातार खनन का विरोध करते रहते हैं। मैं और मेरी छोटी बहन है, एक शहजादी, वो तहसील में एडवोकेट है। तो हम इमली खेड़ा से नागल के लिए जा रहे थे। तो नागल से यहाँ इमली खेड़े से निकलते ही जैसे पीर है बाबा का, उस पर जो तिराया है, वो तिराए पे हम उधर से डंपर आ रहा था तेजी में। तो हम आराम से हमने जैसे देखा कि तेजी में है डंपर, तो हमने साइड में लगा के बाइक रोक ली। रोकने के बावजूद उसने तुरंत हमारे साथ एक्सीडेंट करा के, मैं उसे देख के तुरंत साइड में लगा के बाइक रोक ली ताकि वो आराम से निकल जाए साइड से। लेकिन वो तेजी से आता हुआ उसने तुरंत हमारे साथ एक्सीडेंट करा। बाइक हमारी खड़ी थी, अभी हमें डिबेट में ले लिया। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के दरियापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं ने अनुमति की आड़ में डंपरों से ओवरलोड मिट्टी का धड़ल्ले से परिवहन शुरू किया है। दूसरी तरफ क्षेत्र के किसानों ने भी खनन कारोबारियों पर फसलें खराब करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी खनन की प्रक्रिया राजस्व को देखते हुए भूतत्व और खनिकर्म विभाग के अंतर्गत की थी। खनन करने वाले हर वाहन को उचित परमिट के साथ खनन करने की अनुमति दी गई है और साथ ही जगह जगह खनन विभाग की चौकियां भी खोली गई हैं। लेकिन फिर भी खनन कारोबारी प्रशासन को गुमराह करते हुए सरकार को राजस्व को चूना लगा रहे हैं। स्थिति है कि पूरी फसल बेकार कर दी इन्होंने डंपरों ने। ठीक है जी, बहुत दिन हो गए, हमारी शिकायत भी बहुत दूर तक जा ली, लेकिन ये मान नहीं रहे। तो बताओ क्या इलाज किया जाए। ये तो तहसीलदार पटवारी सब कुछ कह रखा है जी हमने। नुकसान तो बहुत हो रहा है बाबूजी, इनको बजाओ मट्टी चढ़ गई, कोई छोड़ने वाला भी नहीं आ रहा है। इमनास पर पानी डालते हैं, बहुत परेशानी हो रही, फसलें नहीं बढ़ रही है, कहीं मट्टी चढ़े पड़े। बात संज्ञान में आई है कि ओवरलोड वहाँ पे वाहन चल रहे हैं, तो इसके संबंध में ARTO और पुलिस विभाग को अवगत कराया जाएगा और उनको इसको रोकने और रोक लगाने के लिए कहा जाएगा। सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत बलूनी क्रिकेट एकेडमी में 11 फरवरी से परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें देहरादून के कई कॉलेजों की टीम हिस्सा लेंगी। इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाना है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अब परिवहन विभाग की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा को रोड सेफ्टी में शामिल किया जाए। तो हम लोग सोचा कैसे उनको शामिल कर सकते हैं। हम लोग उनके कॉलेज में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें लगा कि खेल में उनकी रुचि ज्यादा होती है और खेल में टीम भावना भी होती है, अनुशासन भी होता है। कैसे रोड पे ड्राइव करना है वो भी एक अनुशासन ही है। तो हम लोगों ने क्रिकेट मैच के थ्रू रोड सेफ्टी का उनको एक लेसन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और एक हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग। इसमें 8 टीमें शामिल हो रही हैं। देहरादून के बड़े बड़े सम्मानित जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जैसे ग्राफिकेरा है, DIT हो रही हैं। इस क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हम लोग बलूनी क्रिकेट एकेडमी माजरा में कर रहे हैं। रामनगर में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नई बस्ती गोलरखट्टी से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2 किलो 108 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रखेगी। थाना रामनगर द्वारा फरीद पुत्र राशिद को 2 किलो 108 किलोग्राम गांजा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे का आदी है, पूर्व में भी NDPS एक्ट में जेल जा चुका है और इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आज
खबर अल्मोड़ा से है, जहां नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई। देघाट क्षेत्र में केदार पुल के पास चेकिंग के दौरान बाइक से करीब 14.850 किलोग्राम गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 3,71,250 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से गांजा जब्त कर बाइक को सीज कर दिया। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उत्तराखंड को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के क्रम में नशा के सौदागरों पर अल्मोड़ा पुलिस का लगातार प्रहार जारी है। इसके क्रम में आज देघाट थाना पुलिस द्वारा सियालदे में चेकिंग के दौरान 2 स्प्लेंडर बाइक सवारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 14 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3.5 लाख से अधिक है। ये इन दोनों में से एक जो मुलजिम है वो काशीपुर का रहने वाला है अतीक अली, और दूसरा थाना चुकुटिया क्षेत्र का रहने वाला है हरीश बिस्ट। इन दोनों के खिलाफ थाना देघाट में एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। एआई पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पांटून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। देश का दिल मध्य प्रदेश, बेहतर नीतियां, बेहतर परिवेश, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध, अनंत संभावनाओं से भरपूर।
अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थामेंगे निवेशकों का हाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24-25 फरवरी भोपाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे गरिमामय शुरुआत। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। शहर की सत्ता, गांव की गद्दी। टीवी 24 के स्थानीय निकाय चुनाव पर खास पेशकश। टीवी 24 में देखिए नगर निगम और पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर का कवरेज। आपके अपने वार्ड की खबर, आपके अपने गांव की खबर, वार्डों की राजनीतिक हलचल, गांव की राजनीति, मेयर की चेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, सब कुछ देखिए हमारे खास कार्यक्रम शहर की सत्ता, गांव की गद्दी में हर रोज आधे घंटे सिर्फ टीवी 24 पर। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करेंगे नैनीताल की, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत माउंटेन बाइकिंग के मुकाबले शुरू हो गए हैं, जिसमें 19 राज्यों के 72 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। माउंटेन बाइकिंग में पुरुष और महिला वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे, जिसमें ये सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आपको बताते चले कि नेशनल गेम्स में पहली बार माउंटेन बाइकिंग इवेंट को शामिल किया गया है, जो उत्तराखंड के माउंटेन बाइकिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इसका पीछे जब जितना भी नेशनल गेम्स हुई है, कभी माउंटेन बाइक इंक्लूजन नहीं था। ये नेशनल गेम्स पहला नेशनल गेम्स है जिसमें माउंटेन बाइक की
इंक्लूजन किया गया है। एंड आई थैंक GTCC फॉर इंक्लूजन ऑफ द माउंटेन बाइक। और इसमें इस स्टेट की काफी डेवलपमेंट होनी है अगले साल में। जो कोर्स अभी बनवाए हैं, ये कोर्स अगर ये उत्तराखंड की जो एसोसिएशन है माउंटेन बाइक लवर्स है, इसको अगर मेंटेन करे, दिस कोर्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन आवर कंट्री। और इसमें इस कोर्स को अगर सही तरह इस्तेमाल किया जाए, इसमें काफी टूरिस्ट इनफ्लो हो सकते हैं। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 11 और 12 फरवरी को मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपक कुमार का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग इस समिट का आयोजन कर रहा है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करने के बारे में चर्चा की जाएगी। 2 दिनों तक लगातार शिक्षाविद प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का इनिशिएटिव लिया जा सकता है, उसे लेकर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय ने 60 प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, जिसका स्टॉल लगाया जाएगा। विभिन्न संस्थाओं में छात्रों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए, करीब 60 से ज्यादा प्रोडक्ट बच्चों ने विगत 1 साल में तैयार किए हैं। उन प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले उनके स्टॉल्स के माध्यम से, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल किया जाएगा इस स्टॉल पे। और उसके साथ ही विगत 1 वर्षों में ही 7 पेटेंट जो है हमारे कॉलेजेस के बच्चों के द्वारा फाइल किए गए हैं, और जिसमें से 1 पेटेंट स्वीकृत भी हो गया है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे पूरे हायर एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए। और निरंतर और भी इस तरह के पेटेंट्स और ट्रेडमार्किंग की प्रक्रिया जारी है। मेरा नाम सुनील शुक्ल है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गत 42 वर्षों से देश में और देश के बाहर उद्यमिता के प्रचार प्रसार, कैपेसिटी बिल्डिंग, नीति निर्माण और बहुत सारे अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है। हमारा जो एकेडमिक कार्यक्रम भी चलता है, MBA इक्विवेलेंट है, PhD इक्विवेलेंट भी कार्यक्रम चलता है। और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ जुड़ करके हम लोग अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से उद्यमिता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासन ने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने 4 धाम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार 4 धाम को पर्यटन स्थल बना रही है। पिछले बार भी 4 धाम में यात्रा में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पहले बैठक लेनी चाहिए, अधिकारियों से बात करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद यात्रा को शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो 4 धाम यात्रा है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, शीतकालीन शुरू कर रहे हैं। इसमें लोगों को दुनिया भर की समस्याओं का सामना भी होता है, क्योंकि ठंड का समय है, रहने की वहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था किस प्रकार की है। सरकार को इस विषय में जो यात्री आ रहे हैं उनका समुचित ध्यान रखना चाहिए। और यात्रा में निश्चित तौर से लोग आएंगे तो प्रदेश का डेवलपमेंट भी होगा। पहले बैठक लेनी चाहिए। प्रदेश में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स के 13वें दिन ट्रैप निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के खिलाड़ी आर्यवंश ने 29 टारगेट अचीव कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही तमिलनाडु के पृथ्वीराज टोइनमैन ने 42 टारगेट अचीव किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की नीरू ने 43 टारगेट पर निशानेबाजी कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पर दिल्ली और हरियाणा ने कब्जा किया। सर, मैं ये उपलब्धि मेरे कोच मनसेर सिंह और सिकदर सर और सबसे पहले मैं मेरी MP स्टेट शूटिंग एकेडमी को श्रेय देती हूँ इस चीज का। उन्होंने मुझे उद्देश्य दिया है शूटिंग में आने के लिए, और यहाँ पे हमने बहुत फाइट की है अपनी एकेडमी के लिए, हमारे खुद के लिए और नेशनल गेम्स के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है जीत के। काफी खुशी है मेरे को, इसीलिए हम मेहनत करते हैं और काफी मेडल मिला, तो इस वजह से काफी खुश हूँ मैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है क्वालिफिकेशन राउंड की भी, और फाइनल्स भी अच्छा था। लास्ट में 3-4 टारगेट मेरे छूटे, इस वजह से ब्रॉन्ज मिला है, वरना सिल्वर गोल्ड तक भी मैं जा सकता था। I won 6 World Cup medals, and out of which 2 are individual World Cup medals and 4 team World Cup medals, and also represented India at the Paralympics.
मसूरी से खबर है, जहां पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आज महात्मा सरस्वती शिशु मंदिर में प्रसारण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने छात्रों को परीक्षा की तैयारी और मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। साथ ही उन्होंने तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान की सलाह दी। कहा, इसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने और उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्रों से सीधे संवाद करते हैं और उन्हें परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखने, समय प्रबंधन और सकारात्मक मानसिकता पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। क्योंकि आजकल जिस तरीके से कंपटीशन का ज़माना है और बच्चे परीक्षा को एक बर्डन के रूप में लेते हैं, तो इस परीक्षा पे चर्चा वाला जो कार्यक्रम है मोदी जी का, वो बच्चों के लिए एक अमृत के रूप में काम करता है। और आज जो माननीय मोदी जी ने जो बच्चों को टिप्स दिए हैं कि आप प्राणायाम कीजिए, एग्जाम से पहले मन को किस तरीके से केंद्रित करना है, अपने ध्यान को किस तरीके से खुद पे कैसे फोकस करना है, ये टिप्स दिए हैं आदरणीय मोदी जी ने। पेरेंट्स की भूमिका एग्जाम के दौरान क्या होनी चाहिए बच्चों के साथ, ये पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बच्चों के साथ आज परीक्षा पे चर्चा की। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।